हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के मैथ्स का सेट 7 का दूसरा भाग सॉल्व करेंगे। तो इस भाग में हम क्वेश्चन नंबर 2 से सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है कि किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। पहला क्वेश्चन इसमें दिया है कि बिंदु 4 -4, 6 और बिंदु ए -6, 10 और बिंदु बी 3 -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। इसको सॉल्व करने के लिए हम विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो सबसे पहले हम एक लाइन खींच लेते हैं। मान लेते हैं ये हम लोग का है ए बी रेखाखंड है, और इसमें ए का निर्देशांक दिया हुआ है -6, 10। बी का निर्देशांक है 3, -8, और इसके बीच में कोई बिंदु है जिसका निर्देशांक दिया हुआ है -4, 6। तो बताना है कि ये जो बिंदु है इस रेखाखंड AB को किस अनुपात में विभाजित करता है। तो जब भी हमको अनुपात निकालना हो तो हम क्या करते हैं, अनुपात को मान लेते हैं ए और 1 का अनुपात मान लेंगे, और इस बिंदु को हम मान लेते हैं पी। तो इसमें हम ए और 1 का अनुपात निकालने के लिए हम लोग अंतर विभाजन सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो इसमें जो ए का निर्देशांक होगा ये होगा हम लोग का x1, y1। बी का निर्देशांक होगा हम लोग का x, y, और बी का निर्देशांक हो जाएगा x2, y2। तो पहले हम इसमें, और जो के है ये हम लोग का m1 होगा और एक हो जाएगा m2। तो विभाजन सूत्र से अगर इसमें x1, y1 का भी मान दिया हो, xy का भी मान दिया हो और x2, y2 का मान दिया हो, और केवल हमको के और केवल अनुपात निकालना हो, तो उसमें हम क्या करते हैं, किसी एक सूत्र का प्रयोग करेंगे, या तो x का या y का, किसी एक का सूत्र का प्रयोग कर यूज करके हम लोग आंसर निकाल सकते हैं। x का हम लोग फॉर्मूला लिख रहे हैं, x बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 बटे m1 प्लस m2। तो इसमें x बराबर है -4, तो एक जगह -4 लिख देंगे, बराबर m1 की जगह लिखेंगे कि x2 है 3 प्लस फिर m2 है 1, और x2 है x1 है -6 बटे m1 प्लस m2, तो k+1। अब k+1 को ले जाएंगे बाएं साइड, तो -4 से गुणा करेंगे, हो जाएगा -4k-4 बराबर 3 को k से गुणा करेंगे 3k-6। अब हम इसमें जो k वाला पद है इसको ले आएंगे बाएं साइड, और -4 को लेते हैं दाएं साइड। तो ये प्लस का 3k है, जब साइड चेंज करेंगे तो हो जाएगा -4k-3k बराबर, ये -6 है, -4 को लेते हैं दाएं साइड तो प्लस का 4 हो जाएगा। तो -4 के और -3 के होगा -7 के, और -6 + 4 हो जाएगा -2, माइनस माइनस कट गया प्लस। तो के बराबर हो गया 2/7, यानी कि हम लोग का अनुपात क्या हो जाएगा, 2:7, और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर ख दिया है कि एक बिंदु ए से जो एक वृत्त केंद्र से 7.5 सेमी दूरी पर है, वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 6 सेमी है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें पहले हम फिगर बना लेते हैं। ये हम लोग का वृत्त हो गया, ये इसका केंद्र है ओ, और क्वेश्चन दिया है कि बिंदु ए वृत्त केंद्र से 7.5 सेमी की दूरी पर है। तो मान लेते हैं बिंदु ए है, और इसे केंद्र से दूरी दी हुई है 7.5 सेंटीमीटर। फिर लिखा है कि वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 6 सेंटीमीटर है। तो यहाँ मान लेते हैं ये बिंदु बी है, और यहाँ से ये स्पर्श रेखा है, इसकी लंबाई दी हुई है 6 सेंटीमीटर। तो हमको बताना है वृत्त की त्रिज्या। तो हम ओ से बी को मिला देंगे। तो हम लोग जानते हैं कि जो वृत्त की त्रिज्या होती है स्पर्श रेखा पर लंब होती है, तो यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो ओ बी ये समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में ये हम लोग का लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, और ओ ए हो जाएगा कर्ण। यहाँ लिखेंगे हम लोग त्रिभुज ओ बी ए में कर्ण हम लोग का ओ ए है, ओ ए का होल स्क्वायर बराबर ओ बी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर। तो हमको ओ बी निकालना है, वृत्त की त्रिज्या यानी कि ओ बी का मान निकालना है। तो इसमें ओ ए कितना दिया हुआ है, 7.5 सेंटीमीटर, तो यहाँ लिख देंगे 7.5 का होल स्क्वायर बराबर ओ बी हमको निकालना है, तो ओ बी स्क्वायर और प्लस ए बी है 6, तो ये हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर। तो जब हम निकालेंगे 7.5 का होल स्क्वायर तो हो जाएगा 56.25 बराबर ओ बी स्क्वायर, और 6 का होल स्क्वायर हो गया 36। अब 36 को ले आएंगे बाएं साइड, तो 56.25
2 5 माइनस 36 बराबर OB² घटाएंगे तो बचेगा हम लोग का यहाँ 20.25 बराबर OB²। और जब स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ हो जाएगा वर्गमूल अंडर रूट, तो अंडर रूट 20.25 बराबर OB। ठीक है, तो इसका जो वर्ग और ये स्क्वायर नहीं लगेगा, OB बराबर हो जाएगा, हम लोग जब इसका स्क्वायर निकालेंगे तो हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर। यानी कि वृत्त की त्रिज्या OB बराबर कितनी होगी? 4.5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर ग है, सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर होती है। हम लोग को ये सिद्ध करना है। तो सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम मान लेते हैं एक त्रिभुज है ABC, और इसमें एक रेखा दिया हुआ है D, जो इसको दो समान अनुपात में विभाजित करती है, यानी कि AD/D बराबर AD/AC। तो गिवन में हम लिख लेंगे कि त्रिभुज ABC में दिया है कि AD/DB बराबर AE/BC। ठीक है, ये दिया है। सिद्ध क्या करना है हम लोग को? इसमें सिद्ध करना है कि D समांतर BC है। इसे हम रचना करेंगे। रचना में हम मान लेते हैं कि ये कोई रेखा है D डैश, जो BC के समांतर है। रचना में लिखेंगे कि D डैश समांतर BC खींचा। अब इसमें हम थेल्स प्रमेय का प्रयोग करेंगे। तो प्रूफ में हम लिखेंगे इसमें त्रिभुज ABC में D डैश समांतर BC। तो थेल्स प्रमेय से क्या होता है? मान लेते हैं अगर ये त्रिभुज है ABC और D समांतर है BC के, तो थेल्स प्रमेय से हो जाएगा AD/DB बराबर AE/AC। अगर ये इसके समांतर होगा तब। इसमें D समांतर है BC के, तो थेल्स प्रमेय से हम लिख सकते हैं तब AD/DB बराबर AE डैश बटे BC। ये थेल्स प्रमेय से हो जाएगा। ठीक, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? परंतु क्वेश्चन में दिया है AD/DB बराबर AE/BC, ये दिया हुआ है। अगर इसको मान लें हम समीकरण 1, इसको मान लेते हैं समीकरण 2, और दोनों की तुलना करें तो दोनों का इसमें बायां पक्ष बराबर है तो दायां पक्ष बराबर होगा। तो लिख देंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से हम लिखेंगे AE डैश बटे E डैश C बराबर AE/BC। अब हम दोनों पक्षों में एक जोड़ देंगे। दोनों पक्षों में एक जोड़ने पर क्या हो जाएगा? हम लोग का AE डैश बटे E डैश C +1 बराबर AE/BC+1। इसका हम एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा E डैश C, और यहाँ हो जाएगा हम लोग का AE डैश प्लस, इसी डैश को 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा E डैश C बराबर, उसी तरह इसका एलसीएम हो जाएगा EC, और हो जाएगा AE+EC। तो इसमें AE डैश और E डैश C, AE डैश और E डैश C को जोड़ेंगे तो किसके बराबर हो जाएगा? AC के बराबर। तो हम यहाँ लिख देंगे AC/E डैश C। उसी तरह इसमें AE और EC को जोड़ेंगे तो ये भी AC हो जाएगा, तो AC/EC। तो AC से AC कट जाएगा। ठीक है, तो हम लोग का यहाँ हो जाएगा E डैश C बराबर EC। तो इसमें E डैश C और
ईसी बराबर कब होंगे, यहाँ ये ईसी हो जाए और ये ई डैश सी हो रहा है, ये दोनों बराबर कब होंगे, जब दोनों बिंदु ई और ई डैश दोनों क्या होंगे, समपाती होंगे, एक ही बिंदु पर होंगे। हम लिख देंगे यह संभव है जब ई तथा ई डैश समपाती हैं, यानी कि एक ही बिंदु पर है, इसलिए डी समांतर बीसी, और ये हम लोग को सिद्ध करना है। क्वेश्चन नंबर घ है कि दो अंकों की एक संख्या का योग 12 है, अंकों का स्थान बदल देने से प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसको हम लिख लेंगे, माना दहाई अंक x तथा इकाई अंक y है। तो जब भी हम दो अंकों की संख्या लिखते हैं, जैसे मान लेते हैं 56 है, जैसे 5 दहाई अंक है, 6 इकाई अंक है, तो इसको अगर हम लिखें तो 5 गुणे 10 प्लस 6, यानी कि जो दहाई अंक होगा उसमें 10 से गुणा करेंगे और इकाई अंक को जोड़ देंगे। इसमें दहाई अंक x है, इकाई अंक y है, तो हम लोग की संख्या क्या हो जाएगी, संख्या बराबर हो जाएगा 10x प्लस वाई। फिर इसमें लिखा है कि दो अंकों की संख्या का योग 12 है, यानी कि दोनों अंकों को x और y दोनों को जोड़ रहे हैं तो 12 हो रहा है, तो यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार इसने दिया कि x प्लस वाई बराबर 12, इसको मान लेंगे समीकरण 1। ठीक है, पुनः फिर लिखा है कि अंकों का स्थान बदलने से प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है। तो अगर यहाँ 56 दिया है और अगर अंकों का स्थान बदलते हैं तो 56 का जगह क्या हो जाएगा, 65, यानी कि जो इकाई अंक था वो दहाई की जगह चला गया, दहाई अंक इकाई की जगह चला गया, तो हम इसको लिख सकते हैं 6 गुणे 10 प्लस 5। इसमें लिखेंगे अंकों का स्थान बदलने से प्राप्त नई संख्या संख्या हो जाएगी हम लोग की 10y प्लस एक्स। तो प्रश्नानुसार उसमें लिखा है कि अंकों का स्थान बदलने से प्राप्त संख्या, यानी कि प्राप्त संख्या हमारी कौन सी है, 10y प्लस एक्स, दी गई संख्या की। तो बराबर में लिखेंगे दी गई संख्या हमारी है 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई से कितनी अधिक है, 18, तो हम लिख देंगे प्लस 18। अब इसमें हम 10x प्लस वाई को ले आएंगे बाएं साइड, तो 10y प्लस एक्स माइनस 10x माइनस वाई बराबर 18। 10y में से y घटाएंगे, 9y प्लस एक्स माइनस 10x माइनस का 9x बराबर 18। दोनों में 9 कॉमन है, इसमें से 9 कॉमन ले लेते हैं, तो 9 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा y माइनस एक्स बराबर 18। 9 को ले जाएंगे दाएं साइड, तो y माइनस एक्स बराबर 18/9, 9 से 18 कट जाएगा 2 बार में, तो y माइनस एक्स बराबर हो गया 2। इसको मान लेंगे समीकरण 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हम लोग हल कर देंगे विलोपन विधि से। इसे यहाँ प्लस एक्स है, यहाँ माइनस एक्स है, दोनों बराबर है, हम इसको जोड़ देते हैं। समीकरण 1 तथा समीकरण 2 को जोड़ने पर तो समीकरण 1 हम लोग का एक्स प्लस वाई बराबर 12, और समीकरण 2 है y माइनस एक्स बराबर 2। जब जोड़ेंगे तो यहाँ प्लस एक्स है, यहाँ माइनस एक्स कट गया, y और y जोड़ेंगे 2y बराबर 12 और 2 14, तो 2 से 14 कटेगा 7 बार में, तो y बराबर निकल गया 7। y का मान निकल गया। अब x का मान निकालने के लिए y का मान हम रख देंगे समीकरण 1 में, y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 हम लोग का x प्लस वाई बराबर 12, वाई बराबर 7 निकला है, तो x प्लस 7 बराबर 12, 12 में 7 घटाएंगे तो x बराबर निकल गया हम लोग का 5। हमको निकालना है संख्या, संख्या हमारी कौन सी है, 10x प्लस वाई, तो यहाँ पे लिखेंगे संख्या बराबर 10x प्लस वाई, तो 10 गुणे x हम लोग का 5 और y है 7, तो 10 पचे 50 प्लस 7 यानी कितना हो जाएगा 57, और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर है कि दिया द्विघात समीकरण √3x² माइनस 11x
प्लस 8√3 को हल कीजिए। √3 एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 8√3 बराबर 0 को हल करना है। इसको हम गुणनखंड विधि से भी हल कर सकते हैं और दूसरा द्विघाती सूत्र का भी प्रयोग करके कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये 4 नंबर क्वेश्चन दिया है, तो इसको हम हल करेंगे द्विघाती समीकरण का प्रयोग करके। तो इसकी तुलना हम करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से। तुलना करेंगे तो ए बराबर हो गया हम लोग का √3, बी बराबर -11 और सी बराबर हो गया 8√3। हम निकालेंगे विविध कर, डी का मान निकालेंगे तो डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी है -11, तो यहाँ लिखेंगे -11 का होल स्क्वायर माइनस 4 गुणे ए है √3 और सी है 8√3। तो -11 का होल स्क्वायर हो जाएगा 121 माइनस 4 में 8 से गुणा करेंगे 4 अठे 32, √3 और √3 को गुणा करेंगे तो 3 हो गया। तो 121 माइनस 32 और 3 हो जाएगा 96, घटाएंगे हो जाएगा 25। वे 0 से बड़ा है, तो इसका मतलब जो इसके मूल होंगे वो कैसे होंगे, वास्तविक और असमान होंगे। तो हम लिखेंगे मूल वास्तविक तथा असमान होंगे। तो इसके लिए द्विघाती सूत्र का यूज करेंगे, तो x बराबर होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। तो बराबर यहाँ लिखेंगे माइनस b का मान है -11, तो यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे -11 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 से निकला है 25 बटे 2a। तो 2 गुणे ए बराबर है √3, तो 2√3 लिख देंगे। यहाँ हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो 11 प्लस माइनस 25 का वर्गमूल होता है 5 बटे 2√3। एक बार इसको प्लस में लिखेंगे, एक बार माइनस में लिखेंगे, तो 11 प्लस 5 बटे 2√3, फिर कॉमा 11 माइनस 5 बटे 2√3। 11 और 5 जोड़ेंगे 16 बटे 2√3 हो जाएगा, और 11 में से 5 घटाएंगे तो हम लोग कितना बचेगा 6 बटे 2√3। तो 2 से 16 कट जाएगा 8 बार में, 2 से 6 कटेगा 4 बार में। तो हम लोग का आंसर हो जाएगा 8 बटे √3 या 4 बटे √3। चाहे तो हम इसका आगे परिमेयकरण भी कर सकते हैं। तो अगर परिमेयकरण करेंगे तो हो जाएगा 8 बटे √3 गुणे √3 बटे √3, और ये हो जाएगा 4 बटे √3 गुणे √3 बटे √3। 8√3 हो जाएगा बटे √3 को गुणा करेंगे 3, और हो जाएगा 4√3 बटे √3, और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित आंकड़ों में से माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो ये वर्ग अंतराल इसमें दिया हुआ है, बारंबारता दिया है, हमको निकालना है इसका माध्यिका। तो माध्यिका को हम माध्यक भी कहते हैं। तो पहले इसमें लिख लेंगे वर्ग अंतराल बारंबारता जब भी हम माध्यक निकालते हैं, माध्यिका निकालते हैं, तो साथ में हम निकालते हैं संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता को हम सूचित करते हैं CF से। तो बारंबारता हो गया F, संचयी बारंबारता को लिखते हैं CF। तो वर्ग अंतराल दिया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। बारंबारता दिया हम लोग का 2, 8, 20, 15, 5। ठीक है, अब हम निकालते हैं संचयी बारंबारता। तो पहले जिसमें बारंबारता में जो पहला पद होता है उसको लिख देंगे 2, फिर 2 में 8 जोड़ेंगे 10, फिर 10 में 20 जोड़ेंगे 30, फिर 30 से 15 जोड़ेंगे 45, और 45 से 5 जोड़ेंगे 50। अब यहाँ पे 50 आ रहा है, तो ये जो बारंबारता है इसको जोड़ने में 50 आना चाहिए। तो इसको हम सूचित करते हैं स्मॉल एन से। यहाँ इसको जोड़ेंगे 8 2 10, 20 10 30 15 45 5 50, इन बराबर 50 हो गया।
अब हम इसमें निकालते हैं n/2। इसके लिए पहले हम यहाँ लिख लेते हैं माध्यिका का सूत्र। तो माध्यिका बराबर होता है L प्लस n/2 माइनस CF/F गुणे H। ये होता है हम लोग का फार्मूला। तो पहले हम इसमें निकालेंगे n/2 यानी कि 50/2। 2 से 50 कट जाएगा 25 बार में, ये निकल गया 25। ये जो 25 है इसको हम देखेंगे संचयी बारंबारता में। तो इस जो भी मान होगा ये 25 से ज़्यादा लेंगे उससे कम वाला मान नहीं लेंगे। तो 25 से ठीक ज़्यादा वाला मान कौन सा है? 30। इससे ठीक जो पहला ज़्यादा वाला मान होगा उसी मान को हमको लेना है। तो 25 से ठीक ज़्यादा वाला मान 30 है, तो ये हमारा हो जाएगा माध्यक वर्ग। हम लिख लेंगे यहाँ माध्यिका वर्ग या माध्यक वर्ग कितना है। जब भी क्वेश्चन पूछे माध्यक वर्ग मतलब जो वर्ग अंतराल है माध्यिका वर्ग का उसको बताना है। तो वर्ग अंतराल हमारा कौन सा है? 20 से 30। तो यहाँ लिख देंगे हम लोग 20 से 30। तो जो 20 से 30 में जो 20 है ये हमारा है एल यानी कि लोअर लिमिट। तो एल बराबर लिख देंगे 20। फिर उसके बाद है एफ। एफ जो होता है जो माध्यक वर्ग का जो बारंबारता है इसको हम कहते हैं एफ यानी कि 20 हो जाएगा एफ। और जो सी एफ होता है जो माध्यक वर्ग का जो संचयी बारंबारता है उसके ठीक पहले वाला यानी कि सी एफ कितना हो जाएगा? 10 होगा। तो हम यहाँ लिख देंगे एफ बराबर 20 और सी एफ बराबर 10। एच जो होता है जो वर्ग अंतराल दिया रहता है उसके बीच का अंतर, तो कितने का अंतर? 10 10 का अंतर है। तो एच बराबर हो गया 10। अब इसमें मान रख देंगे एल बराबर 20 प्लस n/2 है 25 माइनस सी एफ है हम लोग का 10 बटे एफ है 20 गुणे एच है 10। तो 10 से 20 कट जाएगा 2 बार में, हो जाएगा 20 प्लस 25 में से 10 घटाएंगे बचेगा 15/2। 2 से 15 भाग देंगे तो 20 प्लस 7.5 और जोड़ेंगे तो हो जाएगा आंसर 27.5 और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक ठोस बेलन के आकार का है और इसके दोनों सिरे अर्धगोलीय हैं। इस ठोस की कुल ऊंचाई 19 सेंटीमीटर है तथा बेलन की त्रिज्या 305 सेमी है। तो ठोस का आयतन तथा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो फिगर में दिया है कि एक इस बेलन है और इसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार है। इस तरह का दिया हुआ है अर्धगोला और इधर भी दिया हुआ है अर्धगोला। और इसकी कुल ऊंचाई है 19 सेंटीमीटर यानी कि यहाँ से यहाँ तक है 19 सेंटीमीटर। और इसकी जो बेलन की त्रिज्या 3.5। जब बेलन की त्रिज्या 3.5 होगी तो अर्धगोला की भी होगी। तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा हम लोग का त्रिज्या हो जाएगा 3.5 और ये भी त्रिज्या हो गया 3.5। यानी कि हमको निकालना है बेलन की ऊंचाई। तो बेलन की ऊंचाई निकालने के लिए हम पूरे लंबाई 19 में से इन दोनों को जोड़ देंगे तो 7 होगा और इसमें 7 घटा देंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का 12 सेंटीमीटर। यहाँ हम लिख लेंगे त्रिज्या आर बराबर 3.5 सेंटीमीटर। बेलन की ऊंचाई एच बराबर 19 माइनस 3.5 प्लस 3.5। जोड़ दोनों को जोड़ेंगे 7 होगा तो 19 माइनस 7 बराबर हो गया 12 सेंटीमीटर। तो पहले हमको इसमें निकालना है ठोस का आयतन। तो ठोस का आयतन तो ठोस का आयतन निकालने के लिए हम निकालेंगे बेलन का आयतन और प्लस गोले का आयतन। तो एक गोले का आयतन निकाल करके 2 से गुणा कर देंगे तो दोनों गोलों का आयतन निकल जाएगा। ठोस का आयतन बराबर हम लिखेंगे यहाँ बेलन का आयतन प्लस 2 गुणे एक अर्धगोला का आयतन। तो बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2 गुणे अर्धगोला का आयतन हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में पाई आर स्क्वायर कॉमन है तो इसमें से हम पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। यहाँ बच जाएगा हम लोग का एच प्लस 2 दूनी 4/3 आर। और इसका मान रखेंगे पाई का मान हो जाएगा 22/7 गुणे त्रिज्या है 3.5। हम लिख देंगे 3.5 का
होल स्क्वायर गुणे एच है, एच बराबर है 12 प्लस 4/3 गुणे आर है 3.5, यहाँ लिख देंगे 3.5 बराबर 22/7 गुणे, इसको लिख सकते हैं 3.5 गुणे 3.5 गुणे 12 प्लस 4 को गुणा करेंगे 3.5 में, तो जब इसको हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा हम लोग का 14/3। ठीक है, अब ये 7 से कट जाएगा 3.5 0.5 बार में, तो तीनों को गुणा करेंगे तो इससे गुणा करने पर होगा हम लोग का 38.5 गुणे, इसमें एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 3, और 3 से 12 में गुणा करेंगे, 12 36, 36 से 14 जोड़ेंगे 50। अब हम 38.5 को 50 से गुणा कर देंगे, तो 50 से गुणा करने पर ये हम लोग का आएगा 1925/3, और भाग देने पे ये आएगा 641.666। ठीक है, ऐसे आएगा, तो कटेगा नहीं, तो जब दो अंक पे लिखेंगे तो इसको हटाएंगे तो हो जाएगा 641.67 सेंटीमीटर क्यूब। ये उनका हो गया आयतन। हमको निकालना है संपूर्ण पृष्ठ, तो संपूर्ण पृष्ठ निकालने के लिए हम निकालेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। तो एक अर्धगोला का वक्र पृष्ठ निकाल के इसमें हम 2 से गुणा कर देंगे, तो ठोस का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, तो सूत्र हो जाएगा इसमें बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस 2 गुणे 1 अर्धगोला का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πRh प्लस 2 गुणे अर्धगोला का होता है 2πr²। तो दोनों में कॉमन क्या है 2πr, तो इसमें से हम 2πr कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ बचेगा h प्लस 2r। अब हम मान रखेंगे 2 गुणे पाई का मान होगा 22/7, त्रिज्या है 3.5 गुणे ऊंचाई h है 12 प्लस 2 गुणे 3.5, 7 से कट जाएगा 3.5 0.5 बार में। ठीक है, इसको हम गुणा करेंगे तो ये गुणा करने पर हो जाएगा 22, तो यहाँ ऊपर हम लिख लेते हैं 22 गुणे 2 में गुणा करेंगे 3.5 से 7 हो जाएगा, तो 12×7 = 19, तो 22 गुणे 19, इसको गुणा करेंगे तो हो जाएगा 418 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये हमारा आंसर है। तीसरा काथवा दिया है कि एक लंबवृत्तीय शंकु की तिर्यक ऊंचाई 13 सेमी और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 90 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसके आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन दिया है, ये एक शंकु है और इसकी तिरछी ऊंचाई, ये हो गया तिरछी ऊंचाई दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, तो हमको निकालना है इसका त्रिज्या, व्यास बताना है ये व्यास कितना होगा। तो तिरछी ऊंचाई को हम एल से सूचित करते हैं, या तिर्यक ऊंचाई करते हैं, तिरछी ऊंचाई एल बराबर दिया है 13 सेंटीमीटर। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र होता है πr, ब्रैकेट में l+r। यहाँ लिखेंगे हम लोग शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, ये कितना दिया हुआ है 90 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लिख देंगे शंकु का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल का सूत्र, यहाँ तो ब्रैकेट यहाँ लिखेंगे πr और ब्रैकेट में l+r बराबर 90 पाई, पाई से पाई कट गया, r का मान हमको निकालना है, तो r गुणे l दिया हुआ है 13 प्लस r बराबर 90, ब्रैकेट हटाएंगे तो r से 13 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 13r प्लस r² बराबर 90, और 90 को ले आते हैं बाएं साइड में, हो जाएगा r² प्लस 13r और माइनस 90 बराबर 0, और 90 को गुणा करेंगे r² में तो हो जाएगा माइनस का 90r²। अब बीच वाला पद है 13r, उसको दो पदों में इस प्रकार तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर प्लस 13r आ जाए और गुणा करने पर 90 हो जाए।
18 पचे होता है 90, और 18 में से 5 घटाएंगे तो बचेगा 13। तो इसको हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस 18R माइनस 5R और माइनस 90 बराबर 0। इन दोनों कॉमन है आर, तो इसमें से हम आर कॉमन ले लेंगे, तो आर कॉमन लेंगे तो हो जाएगा आर प्लस 18, और इन दोनों में -5 कॉमन है, तो -5 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा आर प्लस 18 बराबर 0। एक ब्रैकेट में हो गया आर प्लस 18, और एक ब्रैकेट में हो जाएगा आर माइनस 5 बराबर 0। एक बार लिखेंगे आर प्लस 18 बराबर 0, या आर माइनस 5 बराबर 0। आर बराबर हो गया -18, और आर बराबर हो गया 5। तो जो त्रिज्या का उसका मान तो माइनस में होगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा। आर बराबर हो गया 5, यानी कि त्रिज्या निकल गई हम लोग की 5 सेंटीमीटर। हमको निकालना है ब्यास, तो ब्यास बराबर होता है 2 गुणे त्रिज्या, 2R होता है, तो 2 गुणे 5 बराबर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, और इसके पाद का अनुमान कोण 45 डिग्री है, तो केबल टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं ये हमारा हो गया केबल टावर, और ये है भवन। इसका नाम देते हैं ए, बी, सी और डी। भवन की ऊंचाई दी हुई है 7 मीटर। फिर लिखा है कि 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केबल टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, यानी कि डी से ए का उन्नयन कोण दिया हुआ 60 डिग्री। तो इसके लिए हम ऐसे लाइन बना देंगे बीसी के समांतर, ये हो गया 60, यहाँ लिख देते हैं ई। और इसके पाद का अनुकोण 45 डिग्री, यानी कि भवन के शिखर से जो केबल टावर का जो आधार है, इसका अनुमान कोण दिया है 45 डिग्री, तो ये 45 हो जाएगा। तो हमको बताना है केबल टावर की ऊंचाई, यानी कि ए भी निकालना है। तो जब सी डी 7 मीटर है, तो बी भी कितना होगा 7 मीटर, और ए को हम मान लेते हैं H मीटर, और बी सी को मान लेते हैं X मीटर। जब बी सी एक्स है, तो डी भी एक्स होगा। तो पहले हम हल करेंगे त्रिभुज ए डी में, पहले हल करते हैं हम लोग त्रिभुज डी सी बी में। समकोण त्रिभुज डी सी बी में, तो tan 45 डिग्री बराबर हो जाएगा हम लोग का डी सी बटे बी सी, लंब बटे आधार। tan 45 का मान होता है 1, डी सी दिया हुआ 7, बी सी को हम लोग माना है x, x बराबर हो गया 7 मीटर। ठीक है, अब हल करेंगे हम लोग त्रिभुज ए ई डी में। पुनः त्रिभुज ए ई डी में, इसमें 60 डिग्री बन रहा है, तो tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा ए ई बटे ई डी। tan 60 का मान होता है √3 बराबर ए को हम लिख सकते, ए दिए माने उन्होंने एच, और ई डी है एक्स। तो हम एक्स को ले जाते हैं दाएं साइड, √3 को इधर ला रहे हैं, तो हम लोग का एक्स पहले इसी साइड लिखते हैं, x√3 बराबर एच। ठीक है, अब एक्स का मान कितना है हम लोग का 7 मीटर है, तो हम एक जगह 7 लिख देंगे, तो जगह 7 √3 बराबर एच, यानी कि एच बराबर निकल गया 7 √3 मीटर। हमको क्या निकालना है, टावर की ऊंचाई, यानी कि टावर की ऊंचाई ये भी निकालना है। तो टावर की ऊंचाई ए बी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, H+7, और एच हम लोग का निकला है 7 √3 + 7। इसमें से हम 7 कॉमन लेंगे, तो ब्रैकेट में हो जाएगा √3 + 1 मीटर। यही हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 का अथवा दिया है कि जब सूर्य का उन्नयन कोण फाई से थीटा हो जाता है, तो क्षैतिज तल में खड़े एक स्तंभ की छाया ए मीटर अधिक हो जाती है, तो स्तंभ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसका हम फिगर बना लेते हैं पहले। क्वेश्चन में दिया है कि सूर्य का उन्नयन कोण फाई से थीटा हो जाता है, तो यहाँ सूर्य का उन्नयन कोण है फाई, और कुछ देर के बाद जो उन्नयन कोण है वो थीटा हो जाता है। तो जो परछाई है वो ए मीटर अधिक हो जाती है। परछाई पहले यहाँ तक था, अब यहाँ से यहाँ तक हो गया ए हो गया। तो हमको निकालना है स्तंभ की ऊंचाई, यानी कि ये निकालना है, तो इसको मान लेते हैं
ए बी सी डी। तो ए बी को मान लेते हैं एच मीटर और बी सी को मान लेते हैं हम लोग एक्स मीटर। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है इसमें, स्तंभ की ऊंचाई निकालना है। तो पहले हम हल कर लेते हैं त्रिभुज ए बी ई में। त्रिभुज ए बी ई में तो tan फाई बराबर लंब बटे आधार यानी कि ए बी बटे बी। तो tan फाई बराबर हो जाएगा, ए बी है एच और बी हम लोग ने माना है एक्स। एक्स tan, एक्स को ले जाएंगे बाएं साइड तो एक्स tan फाई हो जाएगा बराबर एच। अब tan फाई को ले जाते हैं हम लोग दाएं साइड तो बटे में चला जाएगा। तो एक्स बराबर हो जाएगा एच बटे tan फाई। और tan हम जानते हैं tan का उल्टा होता है cot। तो एक्स बराबर हो जाएगा एच कॉट फाई। इसको मान लेंगे समीकरण एक। अब हम हल करेंगे त्रिभुज ए बी डी में। पुनः त्रिभुज ए बी डी में tan थीटा बराबर लंब बटे आधार यानी कि ए बी बटे बी डी। तो tan थीटा बराबर ए बी हम लोग का एच है और बी डी बराबर है ए प्लस एक्स। अब इसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए प्लस एक्स को ले आते हैं इधर और tan थीटा को ले आते हैं इधर। तो हो जाएगा ए प्लस एक्स बराबर एच बटे tan थीटा। और tan थीटा का उल्टा होता है कॉट। और एक्स का मान हम रख देंगे सम, समीकरण एक से। तो एक्स बराबर हम लोग का है एच कॉट थीटा। तो ए प्लस एच कॉट थीटा बराबर tan का उल्टा कॉट हो जाएगा, कॉट फाई है बराबर हो जाएगा एट एच कॉट थीटा। यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे समीकरण एक से। हमको निकालना है इसमें एच का मान। तो इसमें हम क्या करेंगे, एच कॉट फाई को ले आते हैं दाएं साइड। तो ए बराबर हो जाएगा एच कॉट थीटा माइनस एच कॉट फाई। दोनों में एच कॉमन है तो इसमें से एच कॉमन ले लेंगे। ए बराबर एच ब्रैकेट में हो जाएगा कॉट थीटा माइनस कॉट फाइव। अब दोनों को ले आएंगे हम लोग बाएं साइड तो बटे में चला जाएगा तो हम लोग का एच बराबर निकल जाएगा ए बटे कॉट थीटा माइनस कॉट फाइव। और ये हमारा आंसर है। तो सर 5 में दिया कि दो संख्याओं का योग 8 है और उनके व्युत्क्रमों का योग 8/15 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसको हम दो चर में भी हल कर सकते हैं, एक चर में हल कर सकते हैं, लेकिन सबसे आसान क्या होता है, एक चर में। तो इसको हम एक चर में हल कर लेते हैं। यहाँ लिख लेंगे माना पहली संख्या x तथा दूसरी संख्या, जब योगफल दिया है तो अगर एक संख्या x होगा तो दूसरा हो जाएगा 8 - x। अब यहाँ x और 8 - x को जोड़ेंगे कितने बराबर हो जाएगा, 8 के बराबर हो जाएगा। फिर यहाँ लिखेंगे प्रश्नानुसार दोनों के व्युत्क्रम का योग यानी कि x का व्युत्क्रम यानी कि उसका उल्टा 1/x और दूसरी संख्या 8 - से इसका व्युत्क्रम यानी कि 1/8 - x दोनों का योगफल यानी कि प्लस कितना दिया है 8/15। अब इन दोनों का हम एलसीएम ले लेंगे तो इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा x गुणे 8 - x। 8 - x से एक में गुणा करेंगे तो हो गया 8 - x। x से एक में गुणा करेंगे तो x हो गया बराबर 8/15। x से x कट गया, क्या हो जाएगा 8 ब्रैकेट हटाएंगे तो गुणा करेंगे तो हो जाएगा 8x - एक्स स्क्वायर बराबर 8/15। अगर 8 को हम ले जाएं इधर तो 8 से 8 कट जाएगा, 8 को इधर लाए तभी कट जाएगा, तो 8 से 8 कट गया दोनों एक बार में। अब कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, 15 को ले जाते हैं बाएं साइड, इसको ले जाते हैं दाएं साइड। तो 15 बराबर हो जाएगा 8x - एक्स स्क्वायर। अब 8x - एक्स स्क्वायर ले आते हैं हम लोग बाएं साइड। तो साइड चेंज करते हैं तो साइन चेंज हो जाएगा, तो माइनस है तो हो जाएगा प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का 8x और प्लस 15 बराबर 0। अब इसका गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड करने के लिए 15 गुणा करेंगे एक्स स्क्वायर में तो 15x स्क्वायर हो गया। अब बीच वाला पद है -8x, इसको दो पद में इस प्रकार तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर -8 हो जाए, गुणा करने पर 15 हो जाए। तो 5 से यही होता है 15, ठीक है, और 5 और 3 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 8। तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 5x
3x + 15 बराबर 0। इन दोनों में से कॉमन ले लेंगे x। x कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x - 5, और इन दोनों से कॉमन लेंगे -3, तो यहाँ हो गया x - 5 बराबर 0। एक ब्रैकेट में हो जाएगा x - 5, और एक ब्रैकेट में हो गया x - 3 बराबर 0। x - 5 बराबर 0 या x - 3 बराबर 0। x बराबर निकल गया 5 या x बराबर 3। तो जब पहली संख्या x बराबर हम 5 रखेंगे तो दूसरी संख्या 3 हो जाएगी। तो अब जब पहली संख्या 3 रखेंगे दूसरी संख्या 5 हो जाएगी, तो हमारे आंसर क्या होगा? 3 तथा 5, यही हमारा आंसर है। अथवा दिया है कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो इसमें क्रमागत संख्या कहते हैं ऐसी संख्या है जो लगातार आती है, जैसे 3 है, 4 है, 5 है। तो अगर दो क्रमागत संख्या है तो इनके बीच का अंतर कितना है? एक का अंतर है। तो अगर पहला x मानेंगे, दूसरा क्या हो जाएगा? x+1, कि 3 में एक जोड़ेंगे तभी 4 आएगा। अगर पहला x है तो दूसरा मान लेंगे x+1। यहाँ लिखेंगे माना पहली तथा दूसरी क्रमागत संख्याएं x तथा x+1 है। तो प्रश्नानुसार क्वेश्चन लिखा है कि जिनके वर्गों का योग 365 है, यानी कि पहली संख्या है कि इसका वर्ग होगा x², दूसरी संख्या x+1, तो इसका वर्ग तो x+1 का होल स्क्वायर, दोनों का योग दिया है 365, तो बराबर लिख देंगे 365। हो गया x² प्लस, अब इसको तोड़ेंगे, प्लस b का होल स्क्वायर सूत्र पर, पहले स्क्वायर तो x², बी स्क्वायर, एक का स्क्वायर होगा 1 + 2ab, तो 2 गुणे x गुणे 1 बराबर 365। x² जोड़ेंगे 2x² प्लस 1 और प्लस 2x। 365 को ले आते हैं दाएं साइड, तो माइनस का 365 बराबर 0। 2x² प्लस 2x, यहाँ -365 प्लस 1 घटाएंगे तो बचेगा -364 बराबर 0। अब तीनों में से हम दो कॉमन ले सकते हैं, तो इसमें से हम दो कॉमन ले लेंगे, तो हो जाएगा x² प्लस x माइनस 182 बराबर 0। दो को ले जाएंगे बाएं साइड तो 0 हो जाएगा। ये हो गया x² प्लस x माइनस 182 बराबर 0। अब -182 गुणा करेंगे x² में, तो हो जाएगा माइनस का 182 x²। अब बीच वाले पद x को दो पदों में इस प्रकार तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर प्लस x आ जाए और गुणा करने पर 182 हो जाए। तो जब हम 14 और 13 को गुणा करते हैं तो होता है 182, और 14 में से 13 घटाएंगे तो बचेगा 1। तो इसको हम लिख सकते हैं x² प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 बराबर 0। इन दोनों में से x कॉमन है, इसमें से x कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा x + 14, और इन दोनों में -13 कॉमन ले लेंगे, और -13 कॉमन लेंगे तो यहाँ हो जाएगा x + 14 बराबर 0। दोनों में कॉमन x + 14, तो इसमें से हम x + 14 कॉमन ले लेंगे, एक ब्रैकेट में हो जाएगा x - 13 बराबर 0। अब दोनों को अलग लिखेंगे, x + 14 बराबर 0 या x - 13 बराबर 0। x बराबर हो जाएगा -14, माइनस नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा है? धनात्मक पूर्णांक है। ये तो धनात्मक नहीं, ये ऋणात्मक है, ये क्या हो गया? अमान्य हो गया, नॉट पॉसिबल। तो x बराबर हो जाएगा 13। तो पहली संख्या हमारी हो गई, पहली संख्या x बराबर 13, और दूसरी संख्या हो जाएगी x+1 है, यानी कि 13 + 1 बराबर 14, और यही हमारा आंसर है।